नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदीमा में संचालित स्टोन क्रशर अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। गांव में लगातार हो रही ब्लास्टिंग और उड़ती धूल ने लोगों की जिंदगी को भय और बीमारी में बदल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रशर संचालक नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रशासन ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक क्रशर संचालित हैं। इनसे निकलने वाली धूल से गांव का वातावरण जहरीला हो चुका है। सबसे गंभीर स्थिति ब्लास्टिंग को लेकर है। कई घरों में दरारें पड़ चुकी है और कुछ मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर ब्लास्ट के बाद लगातार लगता है जैसे कोई बड़ी अनहोनी अब बस होने ही वाली है। आए दिन मवेशी इनमें गिरकर घायल हो रहे हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दी जाती हैं। गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मासूम बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि धीरे धीरे गांव की मौत लिखी जा रही है। इस मामले पर जिला खनिज अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि ब्लास्टिंग की अनुमति डीएमएस के पास होती है, फिर भी विभाग जांच करेगा। लेकिन ग्रामीणों का दर्द साफ है, उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहिए। फिलहाल प्रशासन की ओर से ठोस कदम न उठाने से लोगों में आक्रोश और डर दोनों बढ़ता जा रहा है। जो प्लांट जो संचालित हो रहे हैं, जो खदानें संचालित होती हैं, खदान में हम लोग नियमानुसार जो अभी इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं कल या परसों में, जैसा भी होगा तो मैं शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं देख के उसमें जांच करवा लूँगा। और रह गई बात जो उसमें आप बता रहे हैं डस्ट वगैरह उड़ने की, तो उसको भी जांच करा लेंगे। वैसे वो पर्यावरण विभाग से संबंधित रहता है, उनसे अगर एनओसी होगी तो उसको भी चेक करा लेंगे, नहीं होगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ब्लास्टिंग के लिए जो संबंधित जवाबदार जो मतलब जो विभाग है, मतलब हमारे साथ भी वो डीजीएमएस भी है। डीजीएमएस को भी चिट्ठी लिख देंगे उसमें जांच करने के लिए। हमारा समस्या ये है कि हम लोग जैसे खदान के बारे में हम बहुत धूल उड़ता है, धूल से परेशान हैं। गाय गरु सब कोई गड्ढा से मर रहे हैं। आप वहाँ जाते हैं तो हम लोग को कहते हैं, मना करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई जो तुमको करना है कर लीजिए। हम गांव वाले दिए हो तो जो खोदेंगे तभी तो पत्थर निकालेंगे, इतना ही कहते हैं। हम लोग अभी तो 2-3 साल से परेशान हैं। हम लोग यहाँ क्रशर खदान 12 ठो खदान है, लेकिन 12 खदान इतना परेशान करके रखे हैं कि मत पूछिए। वहाँ धूल गर्दा और कई तरह का, जैसे मवेशी पशु लोग चराने जाते हैं तो पशु भी वहाँ गिर के मर जाते हैं। अब कुछ बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जो कुछ करना है आप लोग करिए, लेकिन हम लोग नहीं कुछ करेंगे। वहाँ ब्लास्टिंग का भी मामला है। वो लोग वो बोरिंग वाला बोर करके और उसमें बारूद बत्ती लगा करके विस्फोटक करते हैं तो हमारे घर पूरा हिलने लगता है, एकदम खपड़ा अपने आप जमीन पे गिरने लगता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बारूद बाती मारते हैं तो एकदम धुरा उड़े आवेल, गिट्टी मनहर गिरेल, छेरी गरु लकड़ी झुरी जात रही तो आगू मन है गिरेल तो हम डरे होती तो ला बोलती तो कहते कि नहीं तुमन बिना टाइम करा था, तो हम कहती कैसे बिना टाइम कराबो, हम लकड़ी झुरी जात रही और आगू में पकना गिर जाए तो कथी तो मन है हम खे डरुआए बर होते हैं। प्लांट जो संचालित। उधर प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद में सुनवाई की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। तारीख लगातार बढ़ते जाने से लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज इस प्रकरण को लेकर चौथी बार सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपने अपने तर्क रखे और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। अधिवक्ताओं के अनुसार अभी इस प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है, इसी कारण अदालत ने अगली तिथि निर्धारित की है। अब इस मामले की आगामी सुनवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम जनता की निगाहें भी 19 फरवरी पर टिकी हुई हैं। फिलहाल जाति प्रमाण पत्र विवाद का ये मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। मैं श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर के तरफ से उनका पक्ष रखने जिला स्तरीय सत्यापन समिति बलरामपुर के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। धन सिंह धुर्वे और जय सिंह पुसाम 2 व्यक्तियों द्वारा शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी गलत बताते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक
रीट याचिका पेश की गई थी। रीट याचिका में उनने ये रिलीफ मांगा कि जो छानबीन समिति है वो हमारे प्रकरण को विलंब कर रही है, इसलिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाए कि वो जल्दी छानबीन करे। माननीय हाई कोर्ट ने अपने रीट याचिका में ये आदेश किया कि जो जिला स्तरीय छानबीन समिति है वो इसका निराकरण यथाशीघ्र करे। अगर कोई कानूनी बाध्यता न हो तो, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि अगर कानूनी बाध्यता नहीं हो तो। अब इस प्रकरण में विधायक महोदया के प्रकरण में कानूनी बाध्यता है, इसीलिए हमने आपत्ति किया। दोनों पक्षों ने आज की सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे और उसमें ये हुआ आदेश के लिए निर्णय लग गया है। लेकिन उन्होंने क्या आदेश के लिए कि क्षेत्राधिकार है समिति का कि क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारा ये इसमें ये कहना है कि ये क्षेत्राधिकार के बिंदु पे क्यों जा रहे हैं जो आपत्ति करता है। उनको यदि सही है तो सही है, उसमें क्षेत्राधिकार। अरे यदि एक आम आदमी ये कहता है कि सही है, 2-2 4 ही तो होगा, 2-2 5 और 2-2 3 तो नहीं हो सकता है। ये क्यों डर रहे हैं इस बात से कि इनका क्षेत्राधिकार पे विलंबित करने के लिए प्रकरण को क्षेत्राधिकार की बात उठा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी निर्णय हो वो तुरंत दिया जाए। और क्या निर्णय होता है क्षेत्राधिकार के बारे में, ये आया कि क्षेत्राधिकार है तो आगे सुनवाई चलेगी, और यदि क्षेत्राधिकार नहीं ये लिखते हैं तो प्रकरण खत्म हो जाएगा। वहीं टोकन नहीं कटने से नाराज जिले के दूरस्थ सुदूर वनांचल रिसगांव क्षेत्र के करीब 30 से 40 किसान मामले की शिकायत लेकर विधायक कार्यालय नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि के सामने अपनी समस्याएं रखी। जहां से सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी एसडीएम को दी और जल्द निराकरण के लिए मांग भी की। वहीं धान नहीं बेच पाने से आक्रोशित किसान घंटे भर से अधिक समय तक एसडीएम कार्यालय के बाहर ही बैठ गए। किसानों का कहना है कि धान खरीदने की तिथि लगभग खत्म होने को है और अभी तक करीब 38 किसानों का एक बार भी टोकन नहीं कटा है, जिससे वो धान खरीदी केंद्र में धान नहीं बेच पाए हैं, जिससे उनको पूर्व उनके द्वारा लिए गए 40 से 50 हज़ार कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है। अन्नदाताओं ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी समस्या हल नहीं हुई तो वो अपने धान को एसडीएम दफ्तर में लाकर छोड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि आश्वासन के बाद सभी किसान एसडीएम कार्यालय के पास से प्रदर्शन खत्म करते हुए नजर आए। अभी तक मैं धान नहीं बिका हूँ, कर्जा है 45,000 और अभी तक टोकन नहीं कटा है। बस सोसाइटी में जाना कट जाएगा भाई, कोई घुमा ही नहीं। तो 20 तारीख को गए हैं तो हो जाएगा कहीं ना। वो अभी बताते हैं तो नहीं होगा, जाओ एसडीएम के पास जाओ। ऐसे किसी एसडीएम के पास आए हैं तो एसडीएम है नहीं, तहसील आपके जगह रहे। ओकर बाद में कहाँ कैसे करब हम, कर्जा कैसे छूट करे तो कुछ करे तब आएबा नहीं, हम तो नकदी पैसा पटा नहीं सकन। आज रिसगांव बहादुर बारह तरफ से वनांचल गांव से किसान लोग आए हुए हैं, जिनका एक बार भी टोकन नहीं कट पाया है। और कई किसान तो ऐसे हैं जो टोकन कटाया नहीं है, लेकिन उनका लिस्ट में दूसरा चरण का टोकन का दिख रहा है। और ये सभी परेशान है, सभी कर्जे लिए हुए हैं। सोसाइटी से भी इनका कर्जा है 40-50 हज़ार रुपया। और दूरस्थ अंचल है रिसगांव, सीता नदी वो अभ्यारण्य में आता है। और ये ऐसे परेशान रहते हैं अपने जीवन यापन से, कई तरह की इनको प्रताड़ना मिलती है। और उसमें इस टाइप का धान को टोकन नहीं काटना और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घुमाना किसानों का, ये बहुत बड़ा एक दुखद बात है। और इसी तारपर में विधायक जी का, माननीय अंबिका मरकाम जी का फोन आया, ये कार्यालय में आए हुए थे। उनका फोन आने के बाद इनसे मैंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद अभी हमने तहसील ऑफिस आए हुए हैं। तहसील ऑफिस में एसडीएम मैडम तो थी नहीं, काल की तो बात नहीं हो पाई। तहसीलदार कहीं दौरे पे गए हैं तहसीलदार साहब। अभी नायब तहसीलदार विवेक चंद्राकर सर से बातचीत हुई है, वो 1-2 घंटे का समय मांगे हैं और आज देख रहे हैं। और अगर आज इनके ऊपर में मतलब इनका धान नहीं लेने के ऊपर में भी अगर कोई भी टाइप का डिसीजन नहीं आता है तो हम कल से सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आज की स्थिति में देखा जाए तो रिसगांव जो है वहाँ पर 88% की खरीदी हमने की है। लास्ट ईयर जितने कृषकों ने बेचा था धान, उसमें से 88% कृषकों ने, पंजीकृत कृषकों ने अभी भी इस वर्ष भी बेचा है धान। जो आज जो कृषक आए थे वो ऐसे 26 कृषक हैं जिनके द्वारा एग्री स्टैक नहीं करवा पाने के कारण या उनके जो रकबे में
कुछ त्रुटि होने के कारण या वारिसान नहीं करवा पाए थे। इस तरह की समस्याओं को लेकर के उनका जो सुधार है वो होने में उनके द्वारा थोड़ा टाइम लिया गया, जिसकी वजह से जो टोकन कटने का टाइम है वो बीत चुका था। आउ मोर टोकन नहीं कटे है आउ यहाँ लाग राड़ी रोटी ऐती होती दौड़त हूँ। आज कटी टोकन काली कटी टोकन कह के घुमा के रखे हैं। और शनिवार के हमला बताई न हमन तो मोबाइल जाना न कहीं जाना सर। आई दूसरा भाई बताई नहीं तो दौड़ के आज आए हैं सर। हमार तो मीडियम है कि का हमार तो सुनाई नहीं देती, कैसे करो धान लान के छोड़ दे तहसील ऑफिस। तो मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दिए जाने वाला सरकारी योजना है, जिसे स्कूली बच्चे रोज खाकर शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से पोषित होते हैं। लेकिन वही भोजन अगर दूषित या खाने योग्य न होकर जहरीली हो जाए तो समझा जा सकता है कि बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही एक मामला जिला गरियाबंद के छुरा ब्लॉक के सरकड़ा नामक मिडिल स्कूल का है, जहां पर बच्चों द्वारा एक सप्ताह में मध्याह्न भोजन का बहिष्कार किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे इस स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि रोज़ खाने में कीड़े निकलने से वो परेशान होकर खाना छोड़ चुके हैं। बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल के प्रधान पाठक को भोजन को दिखाकर लगातार कीड़े युक्त भोजन रसोइयों की तरफ से परोसा जा रहा है। प्रधान पाठक द्वारा जांच के लिए रसोइयों के खिलाफ विभाग में शिकायत की गई है। आखिर लगातार मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलना कितना गंभीर विषय है। रसोइये और स्कूल के प्रधान पाठक की गलती इसमें साफ तौर पर जाहिर हो रही है। अगर जांच परख कर भोजन बनता तो बच्चे सही तरह से भोजन खा पाते। या यूँ कहें कि लापरवाही रसोइये और प्रधान पाठक की है, जिसका खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। मैं कक्षा 7वीं से हूँ। स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरकड़ा है। क्या हुआ? भात में हर रोज कीड़ा निकलते हैं। उसके बाद रसोइये लोग को कहते हैं तो मन गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? रोगा भड़वा कहते हैं। आप हेडमास्टर को बताया? हाँ, हेड मास्टर को बताया तो सर लोग आपने पापा लोग को बताना कि इसे। कब आया? बहुत दिन हो गया सर, अभी रोज निकल रहा है। फिर आप लोग किसको बताए? सर को बताए थे सर, तो उन लोग छुरा में जाके बोले हैं। कौन सर को बताया? ढालचंद साहू सर। कब से निकल रहा है कीड़ा? बहुत दिन से सर। और उन लोग जीरा है करके और दाल का छिलका करके बोलते हैं। इन लोग ना जीरा कीड़ा को ना जीरा बोल देते हैं, और ऐसी बात बोलते बोलते ना कभी ऐसे बोल देते हैं ना, उन लोग गाली दे देते हैं। कब से निकल रहा कीड़ा? बहुत दिन हो गया। तो क्या करते हो अभी? खाना खाते हैं? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं, और बाद में खाते थे। तो पहले खाते थे? हाँ। जब से कीड़ा निकलना चालू हुआ बंद कर दिया? यस सर। इसका शिकायत कहाँ की है? सर लोगों के पास। कौन सर है? यहाँ डीसी सर। क्या नाम उनका? ढालचंद साहू। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरकड़ा है। यहाँ हर दिन कीड़ा निकलता है। किसमें निकलता है? भात में, चावल में। और मेरे में खाने में 3 कीड़े निकले थे, तो उसको जीरा बताया गया था। सरकड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आई हूँ, और यहाँ सब ग्रामीण लोग मुझे फ़ोन किए थे कि आकर देखो मैडम ऐसे करके। तो मैं आई यहाँ जांच के लिए, और सर लोगों से पूछी, और उसके बाद यहाँ के सभी महिलाओं से पूछी, उसके बाद रसोइया से पूछी। तो इसके हिसाब से ना पूरा रसोइयों को गलती बता रहे हैं, और वाकई में यहाँ के खाना में कीड़ा मिले हैं। बच्चे लोग भी बता रहे हैं। वहीं जगदलपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त जांच अभियान को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अभियान के दौरान पुलिस ने एक गांजा तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 21.71 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था। आरोपी की पहचान और पूछताछ की जा रही है ताकि उसके गिरोह और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी को संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे स्टेशन
और ट्रेनों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा बल इस तरह की तस्करी और नशा व्यापार पर पूरी तरह नजर रखेंगे। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी भी साबित हुई है। इस अभियान से यह संदेश गया कि रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर लगातार ऐसे अभियान जारी रखेंगी ताकि तस्करी और नशे की गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों की नई पद स्थापना की घोषणा की है। यह बदलाव प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। तो पद स्थापना के तहत प्रमुख बदलाव भी किए गए हैं। उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है। अंशुमन यादव को खेल संचालक का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं भोपाल में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संजय कुमार को भोपाल पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई पद स्थापना के बाद विभिन्न विभागों में कार्यभार और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। इससे शहरों और जिलों में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भोपाल में पुलिस कमिश्नर के रूप में संजय कुमार की नियुक्ति से राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। परिवहन और खेल विभाग में नई नियुक्तियों से नीतिगत निर्णयों और योजनाओं को तेजी से लागू करने में आसानी भी होगी। उधर राजधानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुके हैं और असामाजिक तत्वों को सत्ता का खुला संरक्षण मिल रहा है, जिससे आम जनता और खासकर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। डॉक्टर यादव ने जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों एवं संभाग प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। ये पदाधिकारी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर निगरानी रखेंगे और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज बुलंद करेंगे। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि सामने आए वायरल वीडियो में यह साबित हुआ है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और महिलाओं की गरिमा को खुलेआम रौंदा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कल की एक घटना है, एक महिला को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बुरी तरह उसको पीट रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। खासकर बिंद में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इससे पहले भी एक महिला पार्षद के पति ने एक महिला को किस तरीके से उसके साथ गलत यौन शोषण किया, उसके बाद में उस महिला को फटकार के भगाते हैं। ये बीजेपी की आदत में आ चुका है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बीजेपी के नेताओं के द्वारा बढ़ती जा रही हैं। और कल तो बीजेपी का एक विधायक है, अगर आपने देखा होगा कि नरेंद्र प्रजापति जो मऊगंज से विधायक हैं, उनको एक व्यक्ति ने 40 सेकंड में 30 गालियां दी हैं। आप सोचिए, गालियों का रिकॉर्ड बना दिया है। यह बीजेपी का शासन है, उसको प्रतियोगिता में अवार्ड मिलना चाहिए ऐसे आदमी को। वहीं जिले के परीक्षा परिणाम को उत्कृष्ट बनाने के लिए जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। इस कड़ी में उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबेरा में छात्रों के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के गुर सिखाए और उनके विभिन्न प्रश्नों का समाधान भी किया। एक छात्रा के सवाल के जवाब में कलेक्टर ने कहा कि जैसे बिना नदी में कूदे तैरना नहीं सीख सकते, वैसे ही बिना मेहनत और आत्मविश्वास के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास और मेहनत पर जोर देने के साथ ही सफलता प्राप्त करने के मंत्र भी बताए। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साहित भागीदारी देखने को मिली और उन्होंने तालियों से अपनी प्रसन्नता और आत्मविश्वास प्रदर्शित किया। कलेक्टर ने इस अवसर पर विद्यालय में नए स्मार्ट क्लास बोर्ड का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश जैन ने किया। मौके पर सरस्वती विद्यालय की छात्राएं, कन्या विद्यालय के प्राचार्य जवाहर प्रधान, पौड़ी हाई स्कूल प्राचार्य RK शर्मा, नीलिमा तिवारी, GP झरिया, चित्तर ठाकुर, भानु प्रताप ठाकुर सहित अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जिला कलेक्टर के प्रेरक सुझावों से छात्राओं में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा, जिससे परीक्षा के प्रति उनकी तैयारी और लगन और मजबूत हुई। वहीं मंडला जिले के विकासखंड मवई में आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की तरफ से संस्कृत एवं पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने कार्यक्रम को बेहद आकर्षक बना दिया।
आनंद उत्सव में 3 पंचायतों के बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। कार्यक्रम में खेल गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सहभागिता भी देखने को मिली। मंडला जिले के आदिवासी अंचल विकासखंड मवई में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आनंद उत्सव का आयोजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की तरफ से संस्कृत एवं पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर उपस्थित जन समूह मंत्रमुग्ध हो गया। आनंद उत्सव में 3 पंचायतों के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन को सफल बनाने में शासकीय महाविद्यालय मवई की प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना डैनियल का विशेष योगदान रहा। वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और उन्होंने खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान खो खो, कबड्डी, रस्साकशी सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष मनीषा मरकाम भी उपस्थित रहीं। साथ ही 3 पंचायतों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। समग्र रूप से यह आनंद उत्सव क्षेत्र में उत्साह और एकता का संदेश देने वाला कार्यक्रम साबित हुआ। वहीं बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटानपारा में स्थित सेंदूर नदी में आज एक अज्ञात शव रेत के नीचे दबा पाया गया। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि यह मामला हत्या का भी हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव की पहचान और मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। आसपास के लोगों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की जा रही है ताकि किसी सुराग का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि मृतक के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए फिलहाल उसकी पहचान अज्ञात है। फॉरेंसिक टीम की तरफ से शव और आसपास के इलाके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और जांच में सहयोग करें। शव के मिलने की घटना में क्षेत्रवासियों में डर और चिंता पैदा हो गई है। कोतवाली पुलिस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा चुकी है और संभावित अपराधियों की तलाश भी की जा रही है। ये थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सतीक समर में सिंधु नदी किनारे एक अज्ञात शव जो है बालू में दबा हुआ बरामद हुआ है। मर्ग कायम कर जांच कर रहे लिए हैं। पीएम पश्चात इसमें जो भी है बताया जा सकता है। ये थाना क्षेत्र। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।